गुप्ता जी जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब, विनोद गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, हम और भारतीय जनता पार्टी। हम विनोद गुप्ता जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद। जितने भी मेरे भाई आगे पीछे खड़े हैं, मैं तमाम भाइयों से रविंदर रैना साहब, जनाब विनोद गुप्ता साहब, जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब, जनाब राजीव शर्मा साहब, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम से और उनकी पूरी टीम ने जो है यहाँ पर किया है, मैं अपनी दिल की उम्मीद कर रही हूँ, उसे उनको मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी आवाम, पार्टी आवाम। चलो शुक्रिया। अब मैं गुजारिश, आज की इस मीटिंग के जो चश्मो चिराग हैं और मेरे क्लासमेट जनाब एडवोकेट अवैस बहारी साहब, सबको और महिला मोर्चा के जितने भी यहाँ पर पूरी टीम है, गुलशन जी हैं, रोजिया जी हैं, नाइमा जी हैं, इम्तियाज़ जी हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। विनय जी भी बैठे हैं, मैं जहाँ गुप्ता साहब नज़र डला रहा हूँ तो ये सब लोग हमारे अपने हैं, TSO मिर्ज़ा साहब हैं, तो मैं माजरत से कि मैं कुछ नाम नहीं ले सकता, तो क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। साथियों, जिस तरह आप सबको पता है कि इस वक्त हम इलेक्शन के एक बड़े क्रूशियल स्टेज से गुजर रहे हैं और जो 4 दिन पहले जम्मू के अंदर मीटिंग हुई उसमें मेहताब बहारी साहब भी मौजूद थे, हमारे स्टेट के जो अध्यक्ष हैं मोहतरम जनाब रविंदर रैना साहब उसको हेड कर रहे थे और पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि जब हमारे सवालात और जवाबात हुए कि किस तरीके से हमें आगे निकलना है, किस तरीके से चलना है, तो हम सब ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक लाए अमल तैयार करें कि जो हमने पिछले 3-4 सालों में सुरनकोट और डिस्ट्रिक्ट पंच रजौरी में जो मेहनत की है और खासकर जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के जुमरे में जो हमारी एक स्ट्रगल रही और बिल आखिर इसी साल जो है वो पूरी हुई, तो हमारा गुप्ता साहब यहाँ हर फर्द का एक वादा था और एक हर फर्द की एक आवाज थी, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चियां, हमारे नौजवान, कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। और जो तोहफा हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, जो तोहफा हमें होम मिनिस्टर साहब ने दिया, जो वादा होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी में किया कि गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ साथ अब पहाड़ी भाइयों के साथ भी इंसाफ और गैर गुज्जर बकरवाल भाइयों के कोटे के छेड़छाड़ के पहाड़ियों को अपना 10% दिया, क्योंकि ये उसके बाद एक पहली गैदरिंग है जिसमें गुप्ता साहब यहाँ आए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि गुप्ता साहब ने और रविंदर रैना साहब ने, क्योंकि दिल्ली में हमारे वकील यही थे, हम किसी और को वहां नहीं जानते थे, इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे तशख्खुस की लड़ाई लड़ी, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी। मुझे याद है गुप्ता साहब, जब आप पहली मर्तबा सुरनकोट बंगलों के अंदर हमारी जो वहां पर पब्लिक गैदरिंग थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर तुसा ST स्टेटस से नहीं देना था 9.5 राशन कार्डा बिचू। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद जमात है कि जिसने 40 साल की स्ट्रगल के बाद हमारे साथ जो है इंसाफ किया, हमें जो है वो आइडेंटिटी दी, हमें जो है तशख्खुस दिया, हमें एम्पावरमेंट किया, हमारी एक शनाख्त पूरी इंडिया में इन्होंने की। लेकिन साथियों, आज बड़े दुख की बात है कि हमारे ही कुछ साथी, अगर अमित शाह साहब मोहतरम जनाब रजौरी के अंदर वादा करते हैं तो वो पूरा करते हैं, अगर मोदी साहब लाल किले से वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, लेकिन पहाड़ी कबीला जिसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुसलमान भाई हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि हम लोग अपनी जुबान के पाबंद नहीं है। जो वादा हमने उस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने किया था कि आप एक पोल खड़ा करें और हम उस पोल को वोट देंगे जिस तरह हाजी साहब ने फरमाया,
तो आज क्यों हम जो है वो बिखर रहे हैं? आज क्यों जो है वो हम अपनी जो है जुबान से पीछे हो रहे हैं? मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। गुप्ता साहब, ये खाली 200-300 बंदों की गैदरिंग नहीं है, बल्कि ये 40-50-60 हजार वोट के मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सियासी जमातें जिन्होंने 70 साल से हमारा इस्तेहसाल किया, मुझे याद है आज भी मोहतरम जनाब मुश्ताक बहारी साहब की स्टेटमेंट कि मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा कि पहाड़ियां की क्या करो, एसटी स्टेटस दो, क्या करो? तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पहाड़ियां की एसटी स्टेटस दे तो मेरे लोग पौंडे मान से नहीं थे। ये लोग ये कभी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ये पीडीपी जो पिछले आप देखेंगे तब जब 2014 का इलेक्शन था, मुझे नहीं कहना चाहिए, यहां इलेक्शन लड़ा गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यही पीडीपी अपनी जो है कुर्सी के चक्रों में तब जाके इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ बेईमानी करके इसने सरकार तोड़ी। ये लोग खाली इक़्तिदार के भूखे हैं, ये लोग खाली कुर्सियों के भूखे हैं, ये लोग जो है खाली अपने जो है वो उस इंटरेस्ट के भूखे हैं। इनको किसी पहाड़ी से मेरे भाइयों कोई गरज नहीं है, इनको किसी गुज्जर से मेरे भाइयों कोई गरज नहीं है। आज आप देखें कि किस तरह ये बेस बदल के आ रहे हैं। आज ये मुगल रोड की बात कर रहे हैं, आज ये लोकल रोड्स की बात कर रहे हैं, आज ये बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। साथियों, अगर मुगल रोड पर कोई टनल देने वाली गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी, वो कोई और गवर्नमेंट नहीं है। और यही लोग कहते थे कि ये मुगल रोड एडमिनिस्ट्रेशन बंद रखती है, ये कश्मीरियों को और पुंछ जोरी के लोगों को आपस में नहीं मिलने देती आपस में। और आप देखें कि आज यही भारतीय जनता पार्टी है जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर वहां पर एक टनल तामीर होगा, जिसमें हमारी न सिर्फ ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी बल्कि हमारे राब्ते भी जो है उस इलाके के साथ बहाल होंगे। इसके साथ साथ हमने हमेशा कहा कि ये स्कीम आई, ये वेलफेयर मेजर्स लिए गए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि आपको होश के नाखून लेने होंगे। इनमें से जो हुकूमत, इनमें से जो भी कैंडिडेट यहां से जीत के जाएगा वो कभी आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता। अगर हमारा कोई खैर ख्वाह है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी साहब हैं, वो अमित शाह साहब हैं, वो रविंद्र रैना जी हैं, वो विबोध गुप्ता जी हैं, वो राजीव शर्मा जी हैं, और वो गुप्ता साहब हैं, राजेंद्र गुप्ता साहब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2024 में देयर इज नो इफ्स एंड बट्स कि मोदी साहब की हुकूमत एक मरतबा फिर जो है वो सेंटर में जो है वो एक बार फिर कमान संभालेगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रभु ये नो वास्ते में नहीं बेईमान हो जाए। और उनके साथ आए हुए जनाब राजेंद्र गुप्ता जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंचार्ज हैं, और पांचों के पांचों मंडल प्रधान, मोर्चा अध्यक्ष और यहां की बहुत बड़ी शख्सियत मुश्ताक बहारी साहब जो कि यहां पर नहीं है लेकिन उनके साहबजादे यहां पर बैठे हैं, अब्बास बखारी साहब, और जिनके घराने में ये आज का जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है यहां पर मुकन्नत किया गया, वो हमारे महबूब लीडर मेहताब बहारी साहब, शहजाद मलिक साहब, सम्मानित मंच, यहां पर इस पंडाल में बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा जो सुरनकोट का जो एरिया है, सुरनकोट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इतनी मजबूत है। आप देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम जो यहां पर आपके सामने जो बैठे हैं तो हम ही ज्यादा पोर्टफोलियो से भरे हैं, लेकिन आप जो लोग हमारे सामने बैठे हो बहुत ही बड़े माननीय और सम्मानीय हमारे लिए हो। यहां का जो पिछले दिनों में बहुत बड़ी एक बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, लेकिन इस बात की आपको मुबारक भी है कि आप सबको यह पता था कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी स्कीमों से
देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमें इन स्कीमों का फायदा दिया, तो इसलिए आपकी लगन थी देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ, इसलिए आप ये चीज कह रहे थे कि हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं है। इस चीज की भी आपको बहुत बड़ी मुबारक है। लेकिन हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं। आप सबको पता है, किसी भी जात को, किसी भी बिरादरी को किसी भी स्कीम से महरूम नहीं रखा। 140 करोड़ लोगों को चलाने वाले देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी किसी भी देश के किसी कोने से आज तक ना कोई घोटाला, ना किसी किस्म का कोई ऐसा कोई घोटाला सामने आया। यह देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी की सोच और देश के जितने भी जो लोग रहते हैं उनकी ये जो सोच है, उनका ये जो दिमाग है, उनको पता चल गया कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं और सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। भाइयों, मुझे हुक्म हुआ है कि थोड़ी सी देर बोलना है, लेकिन पिछले दिनों यह भी बात चल रही थी कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी कौन सा ऑर्डर देने वाले हैं। जिस निशान पर वो कहेंगे हम सब लोग जो हैं उसी निशान पर मोहर लगाएंगे। लेकिन बीच में देरी सवेरी की बात थी, लेकिन आज आपके पास जिन लोगों ने पहाड़ी काज के लिए, गुजर काज के लिए, आम जनता के लिए जितनी मेहनत की है, जदोजहद की है, वो आपके बीच में हमारे विनोद गुप्ता जी आए हैं। इनका भी आप तालियों से बहुत ज्यादा जो है सम्मान किया जाए। भाइयों, अभी यहां पर बात चली कि आने वाले दिनों में जब हमारा चुनाव हो जाएगा, नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी इनका एक मंशूर रहता था कि आज से 4-4.5 साल जो होते थे, इनके जो लीडरान होते थे वो यहां होते ही नहीं थे, लेकिन लास्ट के महीने में 4-6 महीने में मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में आ जाते थे, पब्लिक को गुमराह कर करके वोट ले जाते थे। लेकिन आज यहां पर मैं देख रहा हूं इतनी बाशूर आवाम जो बैठी हुई है, ये उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अगर हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें, गरीब कल्याण योजना के लिए हमारा यहां पर का काम किया है, तो हम उस फैसले का इंतजार कर रहे थे। उस फैसले के लिए हमारे श्रीमान विनोद गुप्ता जी आपको बताएंगे। भाइयों, आज वो वक्त नहीं रहा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए, गुज्जर को पहाड़ी से लड़ाया जाए। ये वक्त खत्म हो गया। आज डेवलपमेंट की लड़ाई है, डेवलपमेंट की। भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ाई लड़ती है तो डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ती है। आज देख सकते हैं आप हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या पूरी दुनिया में, पूरे देश में कितनी बड़ी डेवलपमेंट की है। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाला जो भी डिसीजन आ रहा है, अपना एक भी वोट जाया मत करें, क्योंकि ये सारे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के ही वोट हैं। ये भी हम जानते हैं कि फ्रंट फुट पर जो है भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूं, आप घर में जाकर के कोई भी आपसे बात करता है, अगर यहां अगर 300-400 आदमी बैठा है तो ये 3-4 हजार आदमी में आज जाकर के मुनियादी कर सकता है। तो मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस कैंडिडेट पर हाथ रखेंगे वो अवश्य जीतेगा। हम सारी पूरी मेहनत करेंगे। ये एमसी, कांग्रेस, पीडीपी ढूंढते आपको नहीं मिलेगी, कहां चली गई। भाइयों, अपना हमने ईमानदारी से, अध्यक्ष राजेश रैना जी, आज हम जिनके घर बैठ के इतनी बड़ी
मजलिस को संबोधित कर पा रहे हैं। मेहताब बुखारी साहब, हमारे छोटे बुखारी साहब, सुहेल साहब, अजहर मनास जिन्हें हम प्यार से शंटी जी भी कहते हैं, मंडल प्रधान, आप सब लोग काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा कि 15 मिनट का रह गया है, अगर हम सुन लें तो उसके बाद ही उठे तो ठीक रहेगा। ऑर्डर सुन के जाओ ना, मैं वो लेटर आए ने, ऑर्डर सुन के जाओ, अगला फिर जाओ। साथियों, लगभग 40 साल से हम एक इशू की लड़ाई लड़ रहे थे, पहाड़ी स्टेटस। हम लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? हम चाहते थे कि नहीं चाहते थे? तो अगर हमारे नेता, हमारी सरकारें चाहती तो हमें पहाड़ी स्टेटस कब का मिल जाना चाहिए था कि नहीं मिल जाना चाहिए था? हम चाहते थे, इसका मतलब हमारे नेता नहीं चाहते थे कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती और 40 साल आपको स्टेटस नहीं मिला। 3 पुश्तें आपकी खत्म हो गई, आगे 6 और हो जाती। बातें करेंगे कड़वी, मगर करेंगे मुंह पे, पीठ पीछे नहीं करेंगे। ये बात सच है कि झूठ है? बढ़िया काम था, 5 साल जीत के जाना, ना कोई काम करना, ना कोई कुछ करना, आना, पहाड़ी लीडर ने पहाड़ी का स्लोगन देना, गुजर लीडर ने गुजर का स्लोगन देना, एक दूसरे को डराना, अपने अपने वोट की थैलियां भरनी और श्रीनगर जाके सो जाना। 5 साल बाद आना, फिर यही काम करना। बढ़िया काम था, आसान तरीका था, बढ़िया काम था, डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं थी। मगर साथियों, 2014 के बाद दौर चेंज हुआ। अब लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालेंगे। जितनी आपने लोगों की तबाही और बर्बादी करनी थी वो आपने कर दी, अब आगे नहीं कर पाएंगे। साथियों, जितने भी इशू इस देश में हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी एक एक करके सबको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन पे आगे लड़ाई ना हो पाए। उसी में से एक इशू पहाड़ी और गुजरों का था। पहाड़ी अपनी जगह परेशान कि हमें 40 साल से कुछ नहीं मिला, हमारी नस्ल दर नस्ल खत्म हो गई है, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुना और आपको याद होगा 15 अगस्त से लाल किले से उन्होंने बोला था कि पहाड़ी कबीला भी एक है। उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था कि हम लिस्ट में 1 नंबर पे हैं। दूसरी बात, अमित शाह साहब आए। साथियों, सच है, मान के चलना चाहिए, पहाड़ियों का इशू अमित शाह जी जब जम्मू आए उससे पहले वो कब्र में जा चुका था। पहाड़ियों का इशू कब्र में जा चुका था। पहाड़ियों का इशू कब्र में जा चुका था। अमित शाह साहब आए, उन्होंने मुर्दा हुए इशू को बाहर निकाला और उसमें जान डाली और आपके आगे लाके खड़ा किया। आज वो पहाड़ी स्टेटस के रूप में आपके सामने है। बड़े दुख की बात होती है, सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी तरह बोला कि अब 3 साल में उस इशू को, उस नस्ल कशी को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। जो लोग आप बैठे हैं नहीं भूले हैं, मगर कुछ लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग विभोर जी के, रविंद्र रैना जी के पीछे पीछे अमित शाह जी के दरवाजे तक, मोदी साहब के दरवाजे तक जाते थे कि आप हमें पहाड़ी स्टेटस दो, हम आपकी अपनी नस्लें जो है आप पे कुर्बान कर देंगे। साथियों, आज अगर वो जाके किसी A, B, C, D के लिए वोट मांगते हैं तो क्या वो धोखेबाज नहीं है? वो दलाल नहीं है? वो चावल में भंड की तरह नहीं है? उन लोगों को पहचानना चाहिए, उनकी शनाख्त हमें करनी चाहिए। अगर हम शनाख्त नहीं कर पाते हैं तो फिर बड़े हम उल्टे से लोग हैं। मैं देख रहा हूं, फारूक साहब का कल राजौरी दौरा था। वो कह रहे थे मुसलमानों को बचाना है। भाई साहब, आप सत्संग में जाके बड़ा बढ़िया सा भजन गाते हो, अब मुस्लिम खतरे में नहीं आता। मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है तो मुस्लिम खतरे में आ जाता है।
मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है तो खतरे में आ जाता है, आप भजन गाते हो तो खतरे में नहीं आते। महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को देगा तो मजहब खतरे में है। वो पुंछ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती हैं, मजहब खतरे में नहीं आता। ये कौन सा ड्यूल स्टैंडर्ड है? मुझे मतलब समझ आनी चाहिए ना, बातें समझ आनी चाहिए। हम बात छुप के करेंगे, घर में बैठ के करेंगे, वो बात नहीं अब चलेगी। अब नेताओं को बातों का जवाब देना पड़ेगा, नेताओं को बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज हमारे मियां अल्ताफ साहब बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरों को वोट एक साइड जाना चाहिए। जिस दिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद की थी, तब मियां अल्ताफ साहब क्यों सो रहे थे? उन्होंने क्यों रिजाइनमेंट नहीं की थी? उन्होंने क्यों एनसी से रिजाइन नहीं दिया था? ये 4 दिन पहले फारूक साहब गुजरों को गाली दे रहे थे कि गुजरों को पैसे दो, अपना वोट बेच देते हैं। तब मियां अल्ताफ साहब कुछ नहीं बोले, तब हमारे बड़े बड़े गुजर लीडर कुछ नहीं बोले। मैं कहता हूं हद होती है। महबूबा मुफ्ती जी, उनके वालिद मरहूम पूरी उम्र कांग्रेस में रहे, इस देश के गृह मंत्री रहे। बाबा हमें एसटी दे देते, किसने हाथ पकड़ा था? भारतीय जनता पार्टी ने दे देते। आप जम्मू कश्मीर में सत्ता में आए, महबूबा जी भी रहे, उनके वालिद मोहतरम भी रहे, हमें पीएसपी दे देते, किसने रोका था? जब ही एलजी साहब के हाथ में हुकूमत आई, अटल जी जिसमें चीफ मिनिस्टर थे, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब के सुपुत्र अमर अब्दुल्ला साहब नए पढ़कर अभी विदेश से आए थे और उसमें वो मंत्री थे क्या नहीं थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, उस समय सब ठीक था, क्योंकि उन्होंने अपने सुपुत्र को मंत्री बनाना था। उन्होंने अपने सुपुत्र को क्या बनाना था? बोलो भाई, मंत्री बनाना था। इसलिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, उनको बड़ी अच्छी लगती थी। और आपको एक बात और मैं ध्यान में दिलाऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कोर इशू रहा है, और वो कोर इशू रहा है ऑटोनॉमी का, कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे। ये है ना रहा? तो मैं पूछता हूं, जब एनडीए की सरकार में अमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और जम्मू कश्मीर में 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट ने वो पास किया था, बिल पास किया था कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, और वो दिल्ली सरकार के अंदर एनडीए गवर्नमेंट के पास वो बिल भेजा गया था। और जब बिल वहां गया तो उसे फाड़ कर हमारी सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। अमर अब्दुल्ला साहब, आपने रिजाइन क्यों नहीं दिया था? आप ये बताइए कि जब आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, आप कहते हो कि हम कश्मीर की अवाम की लड़ाई लड़ते हैं, और जिस वक्त एनडीए की सरकार के अंदर उनका वो ऑटोनॉमी का बिल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था, अमर अब्दुल्ला साहब, आपने रिजाइन केंद्र मंत्री से आपने अपना रिजाइन क्यों नहीं दिया? एक बात और यहां बोली गई, वो बोलनी भी बड़ी जरूरी है। जब 370 और 35 से तोड़ा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे और हमारे रिटायर्ड जज साहब वो भी थे। क्या उनको रिजाइन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? जरा जोर से बोलो भाई। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वारिस हम हैं, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हितैषी हम हैं, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हितैषी हम हैं, जिस दिन 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटा, क्या उनको रिजाइन देना चाहिए था लेकिन नहीं देना चाहिए था? नहीं दिया। पावर पसंद है, पावर पसंद है, पावर नहीं छोड़ सकते, और रिजाइन नहीं दिया।